हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। सबसे पहली बात है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सारणी 3.4। सारणी 3.4 हमें क्या बताती है? हमें यह बताती है कि कोई दो समीकरण दिए गए हैं और उसका तुलना a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 पे करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका ग्राफ कैसा है, हल कैसा है, हल कितने हैं, ये हमें पता लग जाता है। तो आपके लिए सारणी 3.4 काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारणी 3.4 को समझने की पूरी कोशिश करना। हलवा है, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि और वर्गगुणन विधि, सारा चीज हम इसमें देखने वाले हैं और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद अगर ये सब जान लेते हैं तो समझिए इस चैप्टर को आपने क्या किया, घोर के पी लिया। समझ रहे ना, चीनी उनी डाल करके, ठीक है। तो आइए एक एक चीज लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है उनको हम समाप्त कर दिए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, ठीक है। इसी तरीके से समझ रहे ना। वैसे प्रश्नावली जितने भी है आपको 14.1 तक, न्यू एनसीईआरटी के माध्यम से अगर देखा जाए तो आपको 14.1 तक है और पुरानी वाली में देखेंगे तो 15 में चल जाएगा, चैप्टर 15 तक में जाता है, ठीक है। तो नई वाली एनसीईआरटी हम खत्म कर दिए हैं, पुरानी वाली भी खत्म है। तो आप लोग देख लेना जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से थोड़ा आंखों को मार लेना, यानी आंख उधर दे देना थोड़ा, है ना, और इधर से कान ले लेना, मतलब कान दे देना, ध्यान, कान देना मतलब ध्यान देना होता है, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सारणी 3.1 को समझते हैं। सारणी 3.1 से हमें क्या पता चलता है कि इसका ग्राफ कैसा है ना, हल कैसा है, ये सब हमें पता चले। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफीय निरूपण, ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है ना। हल, हल कितने हैं, केवल एक हल है, केवल एक हल को अद्वितीय हल कहते हैं, या परिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है ना, या फिर हल कैसा है, संगत है या असंगत है, ये सब हमें पता लग जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस समीकरण का उधर पूरा डिटेल्स दिया गया, इस दोनों समीकरण का पूरा डिटेल्स दिया गया। तो हम क्या करते हैं, समीकरण लेकर को समझते हैं कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, तो यहाँ पे दो समीकरण है, एक ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो हमें क्या होगा, a1, b1 और c1 की वैल्यू पता करनी होगी, a2, b2 और c2 की वैल्यू पता करनी होगी। तो वैसे तो हम कर देंगे, थोड़ा एक क्वेश्चन डिटेल में करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण एक का व्यापक रूप क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए समीकरण एक के लिए व्यापक रूप होगा a1x होगा, प्लस में b1y होगा और प्लस में c1 होगा, बराबर में 0। ये समीकरण एक का व्यापक रूप। और समीकरण दो के लिए व्यापक रूप क्या होगा, a2x होगा, प्लस में b2y होगा और प्लस में c2 हमारे पास हो जाएगा बराबर में 0। तो ये समीकरण एक का व्यापक रूप है ना, और ये समीकरण दो का व्यापक रूप। इन्हीं सब पर तुलना कर देंगे। हम लिखेंगे क्या, समीकरण एक को तुलना इस पर करने से और समीकरण दो की तुलना इस पे करने से, तो हमें पता लग जाएगा। देखिए कैसे पता लगता है, x के साथ यहाँ x है लेकिन यहाँ a के जगह पे कुछ नहीं है, मतलब एक यहाँ पे छुपा रहता है, गुने में एक आप डाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो x के जगह पे x है, a1 के जगह पे यहाँ 1 आया, मतलब a1 का मान निकल करके आ गया 1, ठीक है। y के जगह पे यहाँ y है और b1 के जगह पे यहाँ पे क्या है, b1, जैसे b1y लिखे ना यहाँ पे, है ना। तो y की जगह पे y, b1 की जगह पे क्या है, माइनस के 2 है, तो b1 की जगह पे माइनस का हम 2 लिख देंगे, b1 की जगह पे माइनस के 2। अब c1 इसमें तो कहीं है, ये नहीं है, c1 है लेकिन इसमें कहीं नहीं है, मतलब नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। c1 हमारे पास 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारे पास आ गया। अब a2, इस पर तुलना इस समीकरण को करो, समीकरण 2 को, तो a2 हमारे पास क्या है, 3 है। कैसे पता चला, a2 हमारे पास 3 है, x के साथ यहाँ x जुटा है लेकिन a2 के स्थान पे क्या 3 है, इसलिए 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास b2 का मान कितना है, b2 का मान देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, तो हम लिखेंगे 4, ठीक है, कॉमा c2 का मान कितना, माइनस के 20,
तो C2 के जगह पे माइनस के 20 रख देंगे। चलो माइनस का 20 रख देते हैं, हमने रख दिया। अब तुलना करो, काटो बउआ रे, A1 बटा में A2, तो A1 कितना है, A1 हमारे पास 1 है, और A2 कितना है, तो A2 हमारे पास देख सकते हैं 3 है, तो हम लिखेंगे 3, हमने लिख दिया। अब उसके बाद B1 बटा में B2, तो B1 कितना है, B1 हमारे पास माइनस के 2 है, और B2 हमारे पास 4 है, इसको काटेंगे 2 दूना 4, तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 1 बटा में 2 आ जाएंगे। ठीक है, C1 बटा में C2, तो C1 कितना है, C1 0, और C2 हमारे पास कितना है, माइनस के 20। ठीक है, ये हमारे पास है, जब भाग देंगे तो 0 ही रिजल्ट आएंगे, 0 न प्लस होता है न माइनस होता है, इसलिए हम 0 रख दिए उदासीन के। ये हमने कर दिया। तो आपको क्या पता चला, आपको क्या पता चला कि A1 बटा A2 का मान 1 बटा 3 है, अब B1 बटा B2 का मान माइनस 1 बटा 2 है। मतलब क्या हुआ कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। क्यों? क्योंकि देखिए A1 बटा A2 का मान 1 बटा 3 है, अब B1 बटा B2 का मान माइनस 1 बटा 2 है। क्या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। तो इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ कैसा होता है बताइए, है ना, ग्राफ कैसा होता है? तो ग्राफ जो होता है ना इसका, वो होता है प्रतिच्छेदी। मतलब प्रतिच्छेदी का मतलब एक रेखाई से, तो एक रेखाई से मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पे वो काटेगा। ठीक है ना, तो प्रतिच्छेदी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें यही तो समीकरण लिया था मैंने, यही समीकरण, ये देखो यही समीकरण तो लिया था, इसी को मैंने सॉल्व किया। तो देखो ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी, इसमें भी निकाल के रखा है प्रतिच्छेदी, है ना। तो यहाँ पे ग्राफ हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी मतलब एक रेखा से गया तो एक रेखा से, मतलब जैसे एक रेखा कोई इसको प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया, तो ये होता है प्रतिच्छेदी का मतलब। ठीक है, तो ग्राफ हो गया प्रतिच्छेदी, है ना। अब हल कैसा है बताइए, हल कैसा है? संगत होगा। अगर ऐसे है दिया गया प्रतिच्छेदी रेखा का हल कैसा होता है भाई? संगत होता है, संगत। हल कैसा? संगत। संगत को हम अविरोधी भी कहते हैं और असंगत को विरोधी कहते हैं। ठीक है, हल कैसा है? संगत। हल कितने हैं मेरे भाई? हल कितने हैं इसके? तो अद्वितीय हल होगा, है ना, यानी एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। हल कैसा है? तो संगत। हल कितने हैं? तो केवल एक हल, जिसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, केवल एक हल, जिसे हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। एक यहाँ पे डायग्राम में नहीं बनाया कि हल कैसा होना चाहिए, संगत असंगत का सारणी में नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसका हल कैसा है? संगत है, संगत। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, इस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एक लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा कि हेलो समीकरण x माइनस के 2y माइनस के 3 बराबर 0 और 3x प्लस के ky माइनस के 1 बराबर 0 के अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कहता क्या है, चूंकि अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखा है अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात करना है। तो अद्वितीय हल के लिए k का मान निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? शर्त ये है कि a1 बटा में a2 अब बराबर नहीं b1 बटा में b2। यही तो कंडीशन है, हमने पीछे देखा है पेज पे, पीछे यही ना बताए थे कि अद्वितीय हल का कंडीशन a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होना चाहिए। तो a1 का मान कितना है? a1 का मान यहाँ पे ये है, ये b1 का मान है, ये c1 का मान है, ये हमारे पास a2 का मान है, ये b2 का मान है और ये c2 का मान है। ठीक है, तो इसमें देखिए a1, इसमें कौन लेंगे? x लेंगे? नहीं, इसमें x जो अचर संख्या छुपा रहता है वो लेंगे। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 1, a1 के जगह पे 1, a2 का मान कितना है? यहाँ पे 3 है, 3 लेंगे, बराबर नहीं b1 बटा b2। तो b1 के जगह पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे माइनस के 2 है ना, तो b1 के जगह पे माइनस के 2 लेंगे और बटे में b2 के जगह पे क्या है हमारे पास? k होगा, अचर वाला यहाँ पे k है तो k लेंगे। अब यहाँ से आर पार गुना कर लेंगे, k से 1 में गुना करेंगे तो k, और बराबर नहीं 3 से माइनस के 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब हम k के बराबर नहीं रखेंगे -6 तब जाके अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो k के जगह पे -6 नहीं रखना है। ये हुआ इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत तो आपने इसको बढ़िया से समझ लिया।
अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए ये देखिए, अब ई हमारे पास जो सारणी देखे थे ना, सारणी, ये दूसरा वाले को हम देख रहे हैं अब, ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन को आइए हम देख लेते हैं। लो इसको आप सॉल्व करो, तो वही तुलना कर देना। आपको पता है कि समीकरण वैसे तुलना करो, वैसे हम कर दिए हैं, तो तुलना करते तो थोड़ा चार चांद लग जाता है ना। ये समीकरण 1 के लिए है और ये समीकरण 2 के लिए। एक बता दिए तो आप लोग तुलना करिए ले, वैसे हम कर देते हैं। A1 है ना, A1 B, ये मैं क्या कर दिया, सॉरी, A1 हो गया ना, तो हमारे पास लिख दे क्या, A1x प्लस के B1y और प्लस के C1 बराबर में 0, ये व्यापक रूप होता है समीकरण 1 के लिए। A2x प्लस में B2y और प्लस में C2 बराबर 0। तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हमारे पास x के जगह पे क्या है, x के जगह पे x है, तो A1 के जगह पे क्या है, 2 है, यानी A1 के जगह पे यहाँ पे 2 है, B1 के जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 है, और उसके बाद C1 के जगह पे क्या है -9 है। उसके बाद देखो A2 के जगह पे क्या हमारे पास 4 है, उसके बाद B2 के जगह पे क्या है हमारे पास, तो B2 के जगह पे 6 है ना, B2 के जगह पे 6 है, कॉमा, उसके बाद C2 के जगह पे क्या है, C2 के जगह पे -18 है, ठीक है, तो -18 रख दिए, ये हमारे पास हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसको, A1 बटा में A2 तुलना करते हैं उस पर, तो A1 बटा A2, A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है 4, काटो इसको, 2 दूना 4, तो 1 बटा में 2 आया। B1 बटा में B2, तो B1 का मान कितना है, B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है, काटेंगे तो 3 दूना 6, 1 बटा 2 आएगा। C1 बटा में C2, तो C1 का मान कितना है -9 और बटे में C2 -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 दूना 18, काटेंगे तो 1 बटा 2, तीनों बराबर आ गया। तीनों बराबर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 और बराबर है C1 बटा में C2। तीनों बराबर आता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ इसका ना संपाती होता है, संपाती है ना। संपाती का मतलब अगर एक रेखा से गया तो दूसरा रेखा अही पर चढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना, मतलब एक रेखा से गया तो दूसरा रेखा इसी पे चढ़ जाएगा, समझ गए। संपाती का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये आपने समझ लिया संपाती का मतलब। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ कैसा है तो संपाती है, हल कितने हैं, हल कितने, तो हल इसका कितना होगा भाई, है ना। तो आप देख रहे हैं एक रेखा इससे जा रहा है तो दूसरा रेखा इसी पे भी चढ़ जा रहा है, तो आपको पता है कि एक रेखा पर कितने बिंदु, एक रेखा पर कितने बिंदु, तो अनंत बिंदु, एक रेखा पर अनंत बिंदु, तो दूसरा रेखा इसी पर चढ़ रहा है, मतलब अनंत बिंदु को काट रहा है। इसका मतलब आपको पता है कि अगर एक रेखा इससे गया एक रेखा इससे गया तो एक बिंदु पे काटा तो इसका एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। लेकिन यहाँ पर एक रेखा इससे जा रहा है, दूसरा रेखा इसी पे चढ़ रहा है, मतलब एक रेखा जो पहले है उस पर अनंत बिंदु और दूसरा रेखा इस पर चढ़ गया, मतलब अनंत बिंदु को काटते चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि अनंत हल हुआ, समझ रहे हैं ना। एक बिंदु पे काटा तो एक हल, अनंत बिंदु पे काटा तो अनंत हल, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी अनगिनत हल होंगे, तो इसके अनेक हल हैं, अनेक हल है, समझ रहे हैं ना। ये आपने समझ लिया, तो हल कितने, तो अनेक हल। हल कैसा, हल कैसा, हल कैसा है भाई इसका, है ना। तो इसका हल कैसा होगा, तो वो होगा भाई संगत, संगत कह लो या फिर इसे हम आश्रित भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आश्रित, आश्रित भी कहते हैं, दिख रहा है ना। संगत कह लो या फिर आश्रित, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये आपने समझ लिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है समीकरण इतना और इतना बराबर है ना 15 के अनगिनत हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। अब कहता है अनगिनत हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए, तो अनगिनत हल का कंडीशन क्या है, चूंकि अनगिनत यही ना कहता है, अनगिनत हल का शर्त क्या है, वो है कि A1 बटा में A2
बराबर होना चाहिए b1 बटा में b2 और बराबर होना चाहिए c1 बटा में c2। ठीक है, तो इसी पे हम सॉल्व करेंगे। a1 का मान कितना है, इसमें x है ना, तो एक छिपा रहा था वो एक लेंगे, एक ले लेंगे। और a2 कितना है हमारे पास, a2 हमारे पास दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, तो 2 लिखेंगे, अलग अलग करके बनाते हैं। a1 बटा में a2 का मान निकालते हैं, तो a1 का मान 1 है और a2 का मान कितना है, इसमें 5 है, तो हम लिखेंगे 5, है ना। अरे नहीं, ठीक था, यही ठीक था, यहाँ पे इसके कंडीशन ये लिखे तो इसी पे ना सॉल्व करेंगे। 1 और बटे में a2 का मान 5 हो गया, बराबर b1 बटा b2, तो b1 हमारे पास क्या है 2 और b2 हमारे पास कितना है k, तो k लिखेंगे बराबर में। अब क्या करेंगे, और उसके बाद c1 बटा c2, तो c1 हमारे पास 3 है और c2 हमारे पास कितना है 15 है, तो हमने 15 लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप क्या करो, गुना कर दो, ये दोनों ले लो और ये दोनों बराबर करोगे तो आ जाएगा। देखो के का मान हमको ज्ञात करना है, बस ये ध्यान रखना है। आप किससे निकालना चाहते हैं, आप ये दोनों बराबर करके भी निकाल सकते हो या फिर ये दोनों बराबर करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों को हम हल करते हैं तो क्या आता है, के से 1 में गुना करेंगे तो के, आप बराबर 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10, के का मान 10 है, ये हमारे पास आंसर। आप इन दोनों से भी निकालोगे तो वही आएगा, 3k आ जाएगा और बराबर 15 दूना 30 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 10 3 30, तो ऐसे भी 10 आ रहा है ना दोनों में, तो के का मान 10, समझ रहे हैं ना। तो के के बराबर में अगर 10 रखेंगे तो अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न में हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा है, हल कितने हैं, हल कैसा है ना, तो इसका तुलना करते हैं। चलो आपको पता है a1 बटा में a2 तुलना करते हैं। a1 कितना x, उसमें एक छिपा रहा था, एक ले लेंगे। a2 कितना है 2 और b1 बटा में b2 ले लेते हैं, तो b1 कितना है 2 और b2 कितना है 4, काटेंगे 2 दूना 4 मतलब 1 बटा 2। अब उसके बाद c1 बटा में c2, तो c1 कितना है -4 और c2 कितना है -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 तिहाई 12 मतलब 1 बटा में 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको काटे तो क्या आया, a1 बटा a2 का मान देख रहे हैं कि 1 बटा 2 है ना, और b1 बटा b2 का भी मान 1 बटा 2, यानी ये दोनों बराबर होंगे। b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा यहाँ पे c1 बटा c2, क्योंकि इसका वैल्यू 1 बटा 3 है, तो 1 बटा 3 बराबर नहीं है, मतलब इसका ऐसे लिख सकते हो c1 बटा में c2 बराबर नहीं है। इस प्रकार का आता है। तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ जो होता है ना समांतर होता है। कैसा होता है, समांतर, मतलब अगर आप ग्राफ में देखेंगे जब बनाएंगे ना, तो एक रेखा मान लो अगर ऐसे गया है तो दूसरा रेखा ऐसे चला जाएगा, मतलब समांतर, बीच की दूरी समांतर होगी। ठीक है, ये रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, और जब कटवे नहीं करेगा तो आंसर निकलवे नहीं करेगा, मतलब हल उसका होवे नहीं करेगा। समांतर रेखा जो ऐसे जाता है एक दूसरे को कहीं पे काटता है, नहीं काटता है, काटता है तभी उसका हल पता चलता है कि क्या हल है। ये तो नहीं काट रहा है, कहीं पे नहीं काटेगा, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हल इसका कितने होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, समझ गए, कोई हल नहीं होगा। हल कैसा होगा, संगत या संगत, तो ये असंगत होगा, असंगत। ठीक है, ये आपने देख लिया है ना। तो आपने इस सबको समझ लिया, यानी सारणी 3.4 को आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम जानेंगे, जैसे सारणी को समझ लिया ना, अब विलोपन विधि को हम समझते हैं। विलोपन विधि, इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2, तो ऐसे करो, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते, दशमलव वाला है, तो आप क्या करो, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 में आप कितना से गुना कर दो, 10 से गुना करो तो पॉइंट हट जाएगा। समीकरण 2 में भी आप कितना से गुना कर दो, 10 से गुना कर दो, पॉइंट हट जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, आप प्लस की ये 3y और बराबर में 1.3 है तो वो हो जाएगा 13। आप कहोगे कैसे, तो देखो 0.2 में अगर गुना करेंगे 10 से तो क्या होगा, दशमलव हटेगा, दशमलव के बदले 1 और दशमलव जितनी संख्या उतनी 0, 10 से 10 कट जाएगा तो 2 आएगा, और x है तो x रख देंगे। सिंपल, सबको गुना करके देख लेना, उतना ही आएगा। इसमें भी गुना करेंगे तो हमारे पास 4x प्लस के 5y और बराबर में 23 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण क्या, 3,
है ना, 3, और इसको समीकरण 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है किस विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई एगो मान बराबर करना होगा, x वाला बराबर करो या y वाला बराबर करो। तो ये 2x है और यहाँ 4x है, तो ऊपर में हम कितना से गुना कर दें, ऊपर में हम गुना कर देते हैं 2 से, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। गुना करेंगे तो 4x हो जाएंगे, तो सब में गुना करना पड़ेगा, 3 दूना 6y और बराबर में 13 दूना 26, ये हो जाएंगे। अब ये हमारे पास 4x है और प्लस में ये है 5y और बराबर में ये 23 है, तो 23, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो ये भी माइनस और ये प्लस तो ये भी माइनस, हम लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर। घटाने पर लिखोगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, और जोड़ने पर लिखोगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। ये से ये कैंसिल, 6y में से 5y घटेगा तो एगो y बचेगा, अब बराबर 26 में से 23 जाएगा तो 3, y का मान आ गया 3 हमारे पास। अब यही y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2, 3 किस में भी रख दो, तो y का मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर ठीक है, 3 में यानी इस में मान रखेंगे, यानी 2x दिया गया है और प्लस में 3y, तो 3 गुने में y के जगह पे कितना रखेंगे 3, तो हम 3 रख देंगे और प्लस में और बराबर में 13 है तो 13, तो 2x और प्लस में 3 3 9 बराबर में 13, तो 2x बराबर में 13 प्लस के 9 पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 9 और 4 13, यहाँ पे 4 आ जाएंगे और बट्टा में 2 आ जाएंगे, 2 दूना 4 काट दो, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, x का मान 2 आया, y का मान 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमने विलोपन विधि देख लिया। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, ये दोनों अलग अलग करके, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं इस समीकरण में क्या दिक्कत है। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए ये 3x है और प्लस के ये 4y है और बराबर में 10 है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम 3x लिखें बराबर में इधर 10 लिखें, प्लस के 4y पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 4y होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस के 4y और बटा में 3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर में 2 और माइनस इधर आ गया तो प्लस के 2y, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं x बराबर 2 प्लस में 2y, गुना में है तो ये आ जाएगा बटा में, ठीक है। ये हमारे पास आ गया x का मान, ये भी x का मान, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो समीकरण 1 और ये भी समीकरण हमारे पास क्या हो गए 2। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 में रखो या समीकरण 2 का मान 1 में रखो, कोई दिक्कत। समीकरण 1 का मान 2 में रखना है तो x के जगह पे ये पूरा वैल्यू रख देंगे, यानी 10 माइनस के 4y और बटा में 3 x के जगह पे रख दिए, बराबर में दिया गया 2 गुने में 2y और बटा में 2, चलो 2 प्लस में 2y और बटा में 2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे, चलो ऐसे गुना करेंगे तो हमारे पास 10, 2 से 20 हो जाएगा और माइनस के 2 चौके 8y बराबर में 3 दूना 6 और प्लस में 3 दूना 6y हो जाएंगे। ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y वाले को एक साथ, विदाउट वाले को y को एक साथ, 8y ये हुआ और प्लस के 6y पक्षांतर किए तो माइनस के 6y बराबर में 6 और प्लस के 20 इधर आया तो माइनस के 20 हो जाएगा। तब माइनस के 8y माइनस के 6y है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 14y
बराबर में 6 में से 20 गया तो कितना हो गया -14 है ना, 8 6 14 ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, काट देंगे, -14 से -14 कटेगा तो 1 कट गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। y का मान 1 आ गया। यही y का मान आप क्या करो, समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 ये है, x बराबर 10 माइनस के 4y और बटा में 3 है तो 3 ठीक है, बराबर में 10 और माइनस के 4 और गुने में y के जगह पे 1 रख देंगे और बटा में 3 रख देंगे, तो क्या होगा हमारे पास 10 और माइनस के 4 से 1 गुना के तो 4 और बटा में 3 घटाएंगे तो 6 बटा में 3 भाग देंगे तो 2, लो 2 आ गया। तो x का मान 2 हमारे पास आंसर आया है ना। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम वज्र गुणन विधि से, जैसे हमने किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था, अब हम वज्र गुणन विधि से हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स वज्र गुणन विधि के नाम से ही डर जाते हैं क्योंकि उसका सूत्र याद नहीं रहता है। मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, है ना। तो चलिए कैसे याद कर सकते वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे x और बटा में लिखो बक माइनस के बक, ठीक है, बराबर y और बटा में लिखो का माइनस में का, अब बराबर 1 लिखो और बटा में लिखो अब माइनस में अब, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ लिख दो 12 21 12 21 12 21, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे x और बटा में बक माइनस b1 c2 हुआ। b1 का मान क्या होगा तो आपको पता है, सब निकाल सकते हैं, 3x है ना, जैसे प्लस के 10 इधर पक्षांतर कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे 3x आप प्लस के 4y है ना, प्लस का 10 से पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 10 बराबर 0, ठीक है। इसको भी लिख लो 2x माइनस के 2y प्लस का 2 है पक्षांतर किए तो माइनस के 2 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास a1 का मान है, ये हमारे पास b1 का मान है, ये हमारे पास c1, ये हमारे पास a2 का मान, ये हमारे पास b2 का मान, ये हमारे पास c2 का मान। चलिए मान पुट करते, x बटा में b1 कितना है 4 है तो हम लिखेंगे 4 और गुने में c2 कितना है, तो c2 हमारे पास देख सकते हो माइनस के 2 है तो माइनस के 2 लिखेंगे, ये माइनस तो माइनस, b2 कितना है तो b2 हमारे पास देख लो मेरे भाई b2 माइनस के 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 2 और गुने में c1 कितना है तो c1 हमारे पास माइनस के 10 है तो माइनस के 10 लिखेंगे, ठीक है, बराबर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं y और बटे में c1 कितना है, c1 यहाँ पे माइनस के 10 है तो लिखेंगे माइनस के 10 और गुने में a2 कितना है तो a2 हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, c2 कितना है, अब c2 माइनस के 2 है तो माइनस के 2 और गुने में a1 कितना है, a1 हमारे पास देख सकते हैं a1 3 है तो लिखेंगे 3, हमने लिख दिया, बराबर में 1 और बटा में यहाँ पे देख सकते a1 और यहाँ पे b2, a1 कितना है a1 3 है 3 और गुने में b2 कितना है, b2 हमारे पास माइनस के 2 है ना, b2 हमारे पास माइनस के 2 है तो हम लिखेंगे माइनस के 2 और माइनस के a2 कितना है, a2 हमारे पास a2 2 है तो 2 लिखेंगे और गुने में b1 कितना है तो b1 हमारे पास 4 है तो हम लिखेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं।
x बटा में हो जाएंगे 4 दूना 8 यानी माइनस के 8, 10 दूना 20 माइनस माइनस प्लस के 20, तो ये हो जाएंगे माइनस के 20। ठीक है, ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 10 दूना 20 माइनस माइनस प्लस, आई माइनस तो माइनस। ठीक है, और बराबर में y और बटा में 10 दूना 20 माइनस के 20। ठीक है, अब देखो 3 दूना 6 माइनस के 6 और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएगा। बराबर में क्या कर सकते हैं, 1 और बटा में इसको गुना करो, 3 दूना 6 माइनस के 6, और ये माइनस तो माइनस, 4 दूना 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x और बटा में माइनस के कितना 28 हो जाएंगे, है ना। अब बराबर में y और बटा में कितना हो जाएंगे, माइनस के 26 हो जाएंगे, और बराबर में 1 और बटा में 8 6 14 माइनस के 14 हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सब कुछ ठीक है या गड़बड़ है, देख लो। चलो रहने दो, जो भी है देखते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, ये वाला इसके बराबर और ये वाला भी इसके बराबर हम रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, x और बटे में माइनस के 28, है ना, और बराबर में क्या रखेंगे, 1 बटा में, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो माइनस 20 प्लस के 6 26 कर दिए, 26 नहीं होगा, देखो ये 26 नहीं होगा, हम 14 न लिखेंगे माइनस का, वो भी क्योंकि माइनस 6 प्लस के 6 है, यानी माइनस के 20 घटेगा 6 में से, तब माइनस के 14 आएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब 1 बटा 28 बटे में क्या हो जाएगा, y नहीं सॉरी 1 बटा 28, ये वाला जो है इसके बराबर, यानी 1 बटा में माइनस के 14 के बराबर। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 14 दूना 28 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, x का मान 2 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, y बटे में माइनस के 14 किसके बराबर, 1 बटा माइनस के 14 के बराबर। तो अब काटो, क्या दिक्कत है, काटेंगे तो -14 से -14 कटेगा 1 मरतबे, तो y से 1 में गुना किए तो y, और बराबर 1 है तो 1, ये हमारे पास y का मान 1 आया, x का मान 2 आ गया। तो आपने क्या किया, वज्र गुणन विधि को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, बुक से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ग्राफीय विधि, देखो मेरे भाई, ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ग्राफ सबको हम पहले भी बना चुके हैं, आप ऐसे सर्च करना कि ग्राफ बाय पंकज सर, तो निकल करके आ जाएंगे। देखना आप खुद भी बना, देखो 1 का मान, या यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि x बराबर प्लस के 3y बराबर 6 है, तो y बराबर क्या होगा हमारे पास, है कि नहीं। तो देखो y बराबर अगर निकालना होगा तो इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर ना, तो 3y और बराबर 6 है तो 6, प्लस का x है, पक्षांतर किए तो माइनस का x, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर आएगा 6 माइनस x और बटा में 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y बराबर ये है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया, इसमें मान पुट करो, जैसे x के जगह पे अगर 0 रखेंगे, x के जगह पे 0, तो y का मान क्या आएगा, तो इसमें 0 रखो x के जगह पे, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, तो 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ऐसे निकालने से चल जाना, x का मान 6 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान -4 आएगा। उसी तरीके से x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान -2 आएगा। किस में, इस सब में अगर रखेंगे तब समीकरण में। ठीक है, ये सब हम बना चुके हैं। जब इसको ग्राफ में प्रतिच्छेद करोगे ना, मतलब डालोगे, तो 6,0 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप सर्च कर लेना ग्राफ बाय पंकज सर, तो मिल जाएंगे। अब पाठ के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे में ये वाले क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन 5 वर्ष वाला है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन देखना ध्यान से। आई होप कि इस चैप्टर को तो घोर के पी गए होंगे, यही है इस सब में, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।